साथियों, 8वें वेतन आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे कि भारत सरकार ने इस संबंध में राज्यसभा में जो भी प्रश्न पूछा गया था उसका क्या जवाब दिया है। तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा लिखित प्रश्न संख्या 223 मंगलवार 22 जुलाई को यानी कल 8वें वेतन आयोग के संबंध में प्रश्न पूछा था एक राज्यसभा सदस्य भुवनेश्वर कलिता, और इन्होंने पूछा था कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय तैयार करने हेतु संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद NCJCM से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है, और यदि हाँ तो परिषद के क्या मुख्य सुझाव है। इसके अलावा क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है। चौथा प्रश्न था क्या सरकार आयोग में सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है। और चौथा प्रश्न था कि यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। ये जो प्रश्न है वो 8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रश्न है, राज्यसभा में पूछे गए थे। अब इसका उत्तर जो है राज्य वित्त मंत्री केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री पंकज चौधरी इन्होंने दिया है, और इन्होंने कहा है क और ख का जो भी है क ख का मतलब हुआ कि वेतन आयोग गठित करने के लिए जो भी परामर्श समिति राष्ट्रीय परिषद है उसके क्या सुझाव प्राप्त हुए और सरकार सुझाव पे क्या कर रही है। तो हितधारक परामर्श के भाग के रूप में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद से प्राप्त सुझावों की प्रति अनुबंध के रूप में संलग्न है, यानी वो प्रति भी साथ में दी गई है। मैं आपको बता दूंगा आगे क्या है। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न तीसरा और चौथा प्रश्न था कि क्या सरकार सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है और क्या इसके संबंध में ब्यौरा है। तो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए, यानी इनसे जो भी सुझाव वगैरह मांगे गए, और ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ कि हितधारकों के परामर्श के रूप में परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के सुझाव कौन कौन से हैं। तो इसकी प्रति अनुबंध 1 में संलग्न है। तो यहाँ से जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 22/7/2025 को दिए गए उत्तर के लिए राज्यसभा के लिखित प्रश्न संख्या 223 के भाग क और ख के उत्तर में संदर्भित विवरण है कि कौन कौन से क्षेत्र है। तो केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ जो विषय है उसमें कौन कौन से शामिल होंगे कि निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभ सुविधाओं, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवा उपरांत लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना। कौन कौन शामिल होंगे इसमें। तो केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी, यानी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी, रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों से संबंधित कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित और ग्रामीण डाक सेवा कैनाल वाले कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक। इसके अलावा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी, संसद अधिनियम के तहत स्थापित विनियामक निकायों RBI को छोड़कर उनके सदस्य, और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और संस्थानों के कर्मचारी। और इसके अलावा 1/1/2026 तक उपयुक्त में उल्लिखित केंद्र सरकार के कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए व्यापक संशोधित वेतनमान पर विचार करना। और इसका अगला जो पॉइंट है कि आयोग विकास और जीवन की आवश्यकताओं, जिसमें पिछले 65 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, तथा दिनांक 1/1/2026 तक न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के पर विचार करने के लिए डॉक्टर फ्राइड एक्वायर्ड फार्मूला में संशोधन करते हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिशों के संदर्भ में उचित और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में न्यूनतम वेतन प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए, यानी जो भी है वो वेतन न्यूनतम वेतन है वो बढ़ाया जाएगा पिछले 7वें वेतन आयोग की तुलना में, और उचित और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में न्यूनतम प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना, लाभ और सुविधाएं सेवानिवृत्ति लाभ कल्याणकारी मामलों में निर्धारण करेगा। और आयोग 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जो भी विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी उसके अनुसार खपत इकाइयों की 3 परिवार इकाइयों में से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक करने का भी विचार करे। ये कुछ सुझाव आए थे। इसके अलावा केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अव्यवहार्य वेतन मानों में जैसे लेवल 1 लेवल का लेवल 2 के साथ, लेवल 3 का लेवल 4 के साथ और लेवल 5 का लेवल 6 के साथ विलय करने का विचार किया जाना चाहिए। ये कुछ सुझाव आए हैं। इसके अलावा और भी कुछ सुझाव जो आए हैं वो है कि MSCP योजना में जो भी विसंगति है उन पर विचार करना। इसके अलावा सुस्पष्ट पदानुक्रम संरचना के साथ में सेवा में न्यूनतम 3 पदोन्नति यानी 3 प्रमोशन प्रति कर्मचारी को मिले पदोन्नति के बाद में MSCP की भी सिफारिश करना। और केंद्र सरकार के कर्मचारी और वेतन भोगियों को, पेंशन भोगियों को तत्काल स्वीकृत करने वाली अंतरिम राहत है वो निर्धारित करना। और इसके अलावा वेतन और पेंशन में तत्काल विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते या महंगाई राहत का प्रतिशत निर्धारित करना। ये कुछ जो डिमांड्स थी। और विसंगति की बैठकों
वित्त संगति समिति की बैठकों और संयुक्त परामर्शदात्री प्रणाली की बैठकों में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाई गई 7वें वेतन आयोग की विभिन्न विसंगतियों का समाधान भी 8वें वेतन आयोग में करने का ये सुझाव दिया गया। इसके अलावा पेंशन है, मृत्यु है, सेवानिवृत्ति, ग्रेजुटी है, प्रारंभिक पेंशन है, 12 वर्ष के बाद में पेंशन के परिवर्तित हिस्से यानी कॉम्यूटेशन की बहाली, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पेंशन में वृद्धि, संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन और अन्य जो भी कर्मचारी की मांग है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ये कुछ और भी पॉइंट्स है, तो ये सारी जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, ये PDF पूरी डाल दूंगा। इसके अलावा अखबार की जो न्यूज़ थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग और 50 लाख कर्मचारियों को और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा, यानी कर्मचारियों से ज़्यादा पेंशनर्स है। तो देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रारंभिक कदम बढ़ा दिए और लागू होने से कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। अब वित्त जो अभी मैंने आपको बताया कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा के में एक लिखित उत्तर साझा किया है और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वित्त मंत्रालय मैंने पूरी आपको जो रिपोर्ट है वो बता दी कि विभिन्न जो भी विभाग है, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग, प्रशिक्षण, राज्य सरकारों के साथ 8वें वेतन आयोग के संबंध में परामर्श शुरू कर दिया और लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि सभी पक्षों से इनपुट मांगे गए और उन्होंने ये भी बताया कि आयोग का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसके सदस्य, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि कब होगा लागू होगा 8वां वेतन आयोग। तो 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशें लागू अभी नहीं हुई है, तैयार नहीं हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इनका क्रियान्वयन है पूर्व के वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार किया जाएगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से शुरुआत से लागू की जा सकती है। ये एक संभावना जताई जा रही है। और किससे फायदा मिलेगा? तो 8वें वेतन आयोग से देश भर के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और लगभग 65 लाख से ज़्यादा जो भी पेंशनर्स हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा। सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन को महंगाई भत्ते के जरिए संशोधित करती है और जिसका ऐलान हर 6 महीने बाद में समीक्षा किया जाता है, यानी जो DA है हर 6 महीने बाद में उसमें समीक्षा करके उसको बढ़ाया जाता है। तो ये तो बात हो गई 8वें वेतन आयोग के संबंध में। ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया आगे शेयर करें, लाइक करें और लाइक करने के बाद में जब भी हाइप का बटन आए वीडियो को हाइप करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।